हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 6 की सीबीई की वर्कशीट है जो आपको 4 सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस में गिवन है। मैथ्स और ईवीएस की वर्कशीट आपको बाइलिंगुअल गिवन है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन्हें हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है। अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है और अनुक्रमांक में आपको अपना क्लास का रोल नंबर लिख देना है। गिवन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले हमें अपना पैसेज पढ़ना है, इसे अच्छे से समझना है और फिर इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपको अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं। स्थानीय बोली में गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। यह शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनमानस के गीत हैं। इसके लिए नियम का विशेष बंधन नहीं होता है। त्योहार और विशेष अवसरों पर इन्हें गाया जाता है। चैती, कजरी, सोरठी, होली, बारहमासा, झूला, बिरहा आदि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि अनेक क्षेत्रों में गाए जाते हैं। बाउल और भाटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में भी माहिया इसी प्रकार के गीत हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, सावन आदि हैं। यह सभी लोकगीत गांव और स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। इन गीतों के राग तो विशेष आकर्षक होते ही हैं। आम जन में समझी जा सकने वाली भाषा भी उनकी लोकप्रियता का विशेष कारण है। यहाँ पर इन्होंने आपको ये 3 पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाए हैं। यहाँ पर एक कजरी गाती हुई एक महिला दिख रही हैं। ये आपको ढोला मारू का गीत गाते हुए राजस्थानी दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये बाउल लोकगीत गाते हुए भी आपको बंगाल के लोग दिख रहे हैं। तो हमारा प्रश्न 1 है, गद्यांश के अनुसार लोकगीत ऑप्शंस हैं, स्थानीय संगीत हैं, जनमानस के गीत हैं, सिनेमा के गीत हैं या पाश्चात्य संगीत के गीत हैं। चलते हैं हम अपने पैसेज पर। पैसेज में आपको गिवन है कि लोकगीत सीधे जनमानस के गीत हैं। ठीक, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाता है कि लोकगीत जनमानस के गीत हैं। आप ऑप्शन ख को सर्कल कर देंगे। प्रश्न 2 दिया है, गद्यांश के अनुसार बंगाल के लोकगीत पहचानिए। ऑप्शंस हैं घूमर और ढोला मारू, बिहू और छऊ, नौटंकी और पटका या बाउल और भाटियाली। चलते हैं हम अपने पैसेज पर। पैसेज में आपको गिवन है कि बाउल और भाटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो बंगाल के लोकगीत हैं बाउल और भाटियाली, यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन ग को सर्कल कर देंगे। प्रश्न 3 है, गद्यांश के अनुसार लोकगीत प्रायः किन रागों में गाए जाते हैं। ऑप्शंस है रण और तोरण, पीलू, सारंग, सावन आदि, तराना और घराना या परमेलू और सुमेलू। चलते हैं हम अपने पैसेज पर और यहाँ आपको गिवन है कि उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, सावन आदि हैं। ठीक, यानी लोकगीत के जो राग हैं वो हैं पीलू, सारंग, सावन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन ख को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लोकगीतों की लोकप्रियता का क्या कारण है। सरल भाषा, कठिन भाषा, जटिल भाषा, दुरूह भाषा। तो पैसेज में दिया है, आम जन में समझी जा सकने वाली भाषा भी उनकी लोकप्रियता का विशेष कारण है। आम जन की भाषा यानी जो आम लोग बोलते हैं वो भाषा हमेशा सरल होती है, और इसी सरल भाषा में गाए जाने वाले गीत जो कि आपके लोकगीत हैं वही उनकी लोकप्रियता का विशेष कारण है। यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन क करेक्ट हो जाता है। चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर, जो कि आपकी इंग्लिश में गिवन है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम में अपना नेम, क्लास आपकी ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिख देना है और रोल नंबर में आपको अपने क्लास का रोल नंबर लिख देना है। इसमें गिवन है, रीड द पोस्टर
गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये एक पोस्टर दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, देन आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने। इसमें आपको गिवन है वाटर यू डूइंग, यानी पानी तुम क्या क्या करते हो। ये आपका पोस्टर पानी के बारे में है कि पानी हमारे लिए किस किस प्रकार से यूज़फुल है, हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो चलते इसे समझते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्लास दिख रहा है और ग्लास के अंदर आपको ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है 8x8 रूल, यानी पानी पीने के लिए आपको 8x8 रूल का फॉलो करना चाहिए। इसमें लिखा है 8 ग्लास, आपको 8 ग्लास रोज़ पानी पीना चाहिए। अब यही 8 ग्लासेस आपके कैलकुलेट करने पर, यानी कुल पानी 8 ग्लासेस का आपके 2 लीटर पानी या फिर आपका आधा गैलन पानी। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनमें दिया है ड्रिंकिंग वाटर कीप्स बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। जब आप पानी पीते हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। गेट्स रिड ऑफ वेस्टेज, यानी आपके शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है। ल्यूब्रिकेट्स जॉइंट्स, यानी जो आपके ये जोड़ हैं, जो बोन टू बोन आपके जॉइंट्स होते हैं, ये आपके ल्यूब्रिकेट, उनको फ्रिक्शन का, उनको स्लाइड करने के लिए प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन मिलता है। एंड प्रोटेक्ट टिश्यूज़, और आपके टिश्यूज़ को क्या करता है, पानी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका इवन माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन ड्रेन एनर्जी एंड मेक यू फील टायर्ड, यानी अगर आप थोड़ा सा भी आपने कम पानी पिया है किसी दिन, तो उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है एंड आपको थका। नेक्स्ट दिया है वाटर इनटेक इन फूड काउंट्स टूवर्ड योर डेली इनटेक, यानी जब आप जो खाना खाते हो उसके थ्रू भी आप पानी को इनटेक करते हो, आप पानी पीते ही हो, आपकी बॉडी में पानी जाता है, तो ये भी आपके डेली इनटेक में काउंट हो जाता है। जैसे कि आपने वाटरमेलन एंड स्पिनच, यानी कि जो आपका तरबूज है और जो आपकी पालक है, आर ऑलमोस्ट 100% वाटर बाई वेट, इसमें लगभग 100% पानी होता है। तो लास्ट में आपको इन्होंने एक मैसेज भी दिया है, सो रेज योर वाटर ग्लास, तो आपको पानी पीना है, अपना पानी का ग्लास उठा लीजिए और चीयर्स करके आप पानी पी लीजिए। यानी पानी पीने के आपको इतने सारे फ़ायदे इन्होंने बताए हैं। तो हमें डेली दिन में कितने ग्लासेस पीना है, 8 से नहीं पीना है, या फिर आपको कम से कम 2 लीटर पानी डेली पीना है, या फिर आपको आधा गैलन पानी डेली पीना है। क्लियर? तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पर। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज माइल्ड डिहाइड्रेशन अफेक्ट द बॉडी, यानी माइल्ड सा डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी को किस प्रकार अफेक्ट करता है, यानी किस प्रकार निगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी में। ऑप्शन है बूस्ट एनर्जी, यानी आपकी जो एनर्जी है उसको बूस्ट कर देता है, उसको बढ़ा देता है, तो ये काम तो ये नहीं करता। नेक्स्ट है मेक्स यू फील टायर्ड, तो आपको यहाँ सेकेंड पॉइंट में गिवन भी था, इवन माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन ड्रेन एनर्जी एंड मेक यू फील टायर्ड, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, यानी आपको कॉन्सेंट्रेट होने में मदद मिलती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, तो ये भी नहीं करता। नेक्स्ट है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, यानी जो भी आपकी काम करने की क्षमता है आपकी वो बढ़ा देता है, तो ये भी नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 8x8 रूल एन इंडिविजुअल शुड डैश ऑफ वाटर डेली। 8x8 रूल के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। ऑप्शंस हैं 4 ग्लासेस, 6 ग्लासेस, 8 ग्लासेस या 10 ग्लासेस। सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेली वाटर इनटेक, यानी इनमें से कौन सा फूड आपकी डेली पानी पीने की ज़रूरत को पूरा कर देता है। फर्स्ट है चिकन नगेट्स, या फिर फ्रेंच फ्राइज, या फिर वाटरमेलन, या फिर पोटैटो चिप्स। तो यहाँ पर आपको थर्ड वाली लाइन में दिया था कि वाटरमेलन और स्पिनच आपके दो ऐसे फूड हैं जिनमें लगभग 100% पानी होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, यानी कि वाटरमेलन। चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर। यह है आपकी मैथ्स की, इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिखना है, क्लास आपकी ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिख देना है और रोल नंबर में आपको अपना
रोल नंबर लिख देना। यहाँ इन्होंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझाया है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड मतलब जब भी हम एडिशन करते हैं रिपीटेड फॉर्म में, यानी बार बार किसी भी एक ही नंबर को ऐड करते जाते हैं, देन हमारा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इफ़ वी हैव टू ऐड सेम नंबर मैनी टाइम्स, अगर हम सेम नंबर को मैनी टाइम्स ऐड कर दें, ठीक, वी कैन मल्टीप्लाई इट, तब हम क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि आपको 1 2 3 4 5 ये 5 बलून्स, 1 2 3 4 5 ये 5 बलून्स, 1 2 3 4 5 ये वाले 5 बलून्स, 1 2 3 4 5 ये 5 बलून्स, 1 2 3 4 5 ये 5 बलून्स और 1 2 3 4 5 ये 5 बलून्स। यानी हर एक ग्रुप में आपको कितने कितने बलून्स दिख रहे हैं? आपको 5 बलून्स दिख रहे हैं। तो हमें अगर बताना है टोटल नंबर ऑफ बलून्स, तो हमारे पास टोटल सेट कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमें इन्होंने 6 सेट दे दिए हैं और हर एक सेट में कितने कितने बलून हैं? 5। तो यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बलून्स इन 6 ब्लॉक्स ईच ऑफ 5 बलून्स, हर एक सेट में 5 बलून है। तब आप इसको कैसे करेंगे? तो आप ऐड कर देंगे 5 को कितने टाइम? 6 टाइम्स। तो यहाँ पर इन्होंने आपको ऐड करके दिखाया है कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 और आपका टोटल आंसर कितना आ गया है? 30। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपने एक ही नंबर को ऐड कर दिया है और कितने टाइम ऐड कर दिया है? 6 टाइम्स। तो आप इसको क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 को 6 से, तो भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा, 30 बलून्स का। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इन्होंने डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। वी कैन डिफाइन इट एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपका ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, यानी एक ही नंबर को बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं? डिवीजन कर रहे होते हैं। इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समथिंग इक्वली, यानी किसी भी चीज़ को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वी यूज़ डिवीजन, हम क्या कर रहे होते हैं? तब भी डिवीजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाया है कि आपको इन्होंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स दे दिए और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया? आपको फ्लावर वाजेस दे दिए और आपसे बोला इन फ्लावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो फ्लावर वाजेस कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 फ्लावर वाजेस में ये फ्लावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन्होंने दिया है 24 फ्लावर्स डिवाइडेड इक्वली इन 8 वाजेस, यानी आपको फ्लावर्स तो 24 दिए हैं और फ्लावर वाजेस कितने दिए हैं? 8 दिए हैं। तो सबसे पहले आप फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करोगे? इन 24 फ्लावर्स में से ही आप क्या करोगे? हर एक वासेस में एक एक फ्लावर को पुट कर दोगे। तो यानी आप एक बार में टोटल कितने फ्लावर एक्सट्रैक्ट करोगे? यहाँ से 8। तब आपने यहाँ पे क्या किया? 24 में से जब हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सारे फ्लावर वाजेस में आपके कितने फ्लावर्स आ गए? एक एक फ्लावर आ गए। तो आपके पास अब कितने फ्लावर्स बच रहे हैं? 16। ठीक, अगेन आप क्या करोगे? 8 फ्लावर्स को वहाँ से ले लोगे और सारे फ्लावर वाजेस में अलग अगेन एक एक फ्लावर्स को रख दोगे। तब आप क्या करोगे कि इन्हीं 16 में से आपने 8 को निकाला था, तो अब आपके पास कितने फ्लावर्स बचेंगे? 8 फ्लावर्स लेफ्ट हो जाएंगे, बचेंगे। और आपके हर एक फ्लावर वाजेस में कितने कितने फ्लावर्स आ गए? 2 2 फ्लावर्स आ गए। अब अगेन आपके पास कितने हैं? फ्लावर वाजेस तो 8 ही हैं और फ्लावर्स भी कितने हो गए? 8 हो गए। तो जब आप एक एक फ्लावर्स को अगेन एक एक फ्लावर वाजेस में रख लोगे तो आपके पास कितने फ्लावर्स बचेंगे? तो आपके पास 0 फ्लावर्स बचेंगे। आपके पास कितने फ्लावर्स बचेंगे? 0। और आपके हर एक फ्लावर वाजेस में कितने फ्लावर्स आ जाएंगे? तो 3 फ्लावर्स आ जाएंगे। यहाँ गिवन है अ फ्रूट सेलर इज सेलिंग एप्पल्स। एक जो फ्रूट सेलर है वो एप्पल बेच रहा है। कितने रुपए में? 120 रुपीज़ पर केजी, यानी 120 रुपीज़ पर केजी उसने वो क्या बेच रहा है? एप्पल बेच रहा है। अ कस्टमर बाउट 4 केजी एप्पल्स फ्रॉम हिम। एक कस्टमर ने उससे कितने एप्पल बाउट किए? 4 केजी एप्पल्स बाउट किए। हाउ मच विल ही पे टू द फ्रूट सेलर, यानी 1 केजी का प्राइस कितना है आपका? 120। और कस्टमर ने बाउट कितने किए हैं? तो 4 केजी एप्पल किए हैं।
तो आपके 1 kg के 120 रुपीज़, यानी कि आपके ये 1 kg के 120 रुपीज़, अगेन 2 kg के 120 रुपीज़, अगेन 3 kg के 120 रुपीज़, अगेन 4 kg के 120 रुपीज़। तो आप यहाँ पर नंबर कौन सा ऐड कर रहे हो? तो 120 ऐड कर रहे हैं, और कितने टाइम ऐड कर रहे हैं? तो 4 टाइम ऐड कर रहे हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाई 4। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से किया, आंसर आएगा 0। 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, आंसर आएगा 8। और 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया, आंसर आया 4। तो उसने कितने रुपीज़ पे किए? 480 रुपीज़, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल डिस्ट्रीब्यूटेड लड्डूज टू इट्स स्टूडेंट आफ्टर अ फंक्शन। एक स्कूल है जो कि एक फंक्शन के बाद अपने स्टूडेंट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इट बाउट टोटल 556 लड्डूज। इसने टोटल कितने लड्डू खरीदे हैं? तो 556 लड्डूज खरीदे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और बांट दिए हैं 2 लड्डूज, 2 लड्डू टू ईच स्टूडेंट, यानी हर एक बच्चे को इन्होंने कितने लड्डू बांटे हैं? 2 लड्डूज बांटे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द लड्डू? तो कितने स्टूडेंट्स को लड्डूज मिलेंगे? इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन्हीं 556 में से हम क्या करेंगे? पहले 2 लड्डूज निकालेंगे, एक स्टूडेंट को देंगे। 556 था, इसमें से 2 लड्डूज निकाल दिए, हमारे पास बचे 554। और लड्डू कितने स्टूडेंट को मिला? एक स्टूडेंट को। अगेन इसमें से हमने 2 लड्डूज निकाल दिए, तो हमारे पास बचे कितने लड्डू? 552 लड्डू। तो और हमारे पास स्टूडेंट कितने हो गए अब जिन्हें लड्डू मिला? 2 स्टूडेंट्स। अब इस 552 में हमने अगेन 2 निकाल दिया, तो हमारे पास बच गए 552। और स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास? अब 3 हो गए। तो ऐसे ही हम 556 लड्डूज़ में से 2 को तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास कितना ना बच जाए? 0, यानी हमारे पास एक भी लड्डू बचने नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? बार बार एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और किस में से कर रहे हैं? तो 556 में। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 556 को डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डिवीजन करते हैं। तो किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 278 स्टूडेंट्स, यानी लड्डू कितने स्टूडेंट्स को मिलेंगे? 278 स्टूडेंट्स को। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट शीट आपकी सेम अगेन हिंदी में दी हुई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिख देना है। कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है। अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिख देना है, और अनुक्रमांक में आपको अपने क्लास का रोल नंबर लिख देना है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने आपको बताया है गुणा के बारे में। बोल रहे हैं गुणा को बार बार जोड़ के रूप में जाना जाता है, यानी कि जब भी आप एक ही नंबर को बार बार जोड़ देते हो तो वही आपका क्या बन जाता है? गुणा। यदि हम एक ही संख्या को, गिवन है आपकी, एक ही संख्या को कई बार जोड़ना हो तो उस स्थिति में हम गुणा की संक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर इन्होंने उदाहरण करके दिखाया कि इन्होंने आपको ये 5 बलून्स दे दिए हैं, ठीक है, और आपसे टोटल नंबर ऑफ बलून्स पूछे जाएं, तब आप क्या करेंगे? 6 समूहों में गुब्बारों की कुल संख्या, यानी प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं आपके? 5 गुब्बारे हैं। इन्हें निकालने के लिए हमने क्या किया? 5 को ऐड कर दिया। और कितने टाइम ऐड कर दिया? तो 1 2 3 4 5 6 आपके सेट दिए थे, तो उन्होंने 6 टाइम 5 को ऐड कर दिया। अब आपको इस तरीके से ना करके इन्होंने बोला कि हम 6 को 5 से गुणा भी कर सकते हैं, तो भी आपका ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा? 30 गुब्बारे। और यहाँ ऐड करने पे भी आपका आंसर कितना आ रहा था? 30 आ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने आपको भाग करके दिखाया है, ठीक। तो इन्होंने बताया कि भाग क्या होता है, इसे बार बार घटाना भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम गुणा कर रहे थे तो वो बार बार जोड़ रहे थे, भाग में क्या करते हैं? बार बार घटा देते हैं। जब हम कुछ चीज़ों को समान रूप से बांटते हैं, समान रूप से बांटना यानी इक्वली शेयर कर देना, इक्वली डिवाइड कर देना, तब हम क्या करते हैं? तब हम भाग की संक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए अब इन्होंने आपको उदाहरण करके दिखाया है कि इन्होंने आपको ये कुछ फ्लावर्स दे दिए, और यहाँ पर ये आपको फ्लावर वाजेस दिख रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला इन फ्लावर्स को, इन फ्लावर वाजेस में हमें क्या कर देना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आपके पास फूल कितने हैं? तो 24। और गुलदान कितने हैं? 8। तो 24 फूलों को 8 गुलदानों में बांटने के लिए क्या करेंगे? हम पहले प्रत्येक फूलदान में एक एक फूल रखेंगे, यानी एक साथ हम पहले 8 फूल निकालेंगे और हर एक फूलदान में एक एक फूल रख देंगे।
तो इन्हीं 24 में से 8 फूलदान निकाल दिए तो हमारे पास बचे कितने, 16 फूल। और सारे फूलदानों में कितने कितने फूल हो गए, एक एक फूल आ गए। अब अगेन हमारे पास क्या हो गया, हमने इन 16 फूलों में से फिर से 8 फूल निकाल लिए और सारे फूलदान में एक एक फूल रख दिया। तो हमारे पास हर एक फूलदान में कितने फूल आ गए, हर एक फूलदान में हमारे पास कितने फूल आ गए, 2 फूल आ गए। ठीक, अब हमने अगेन क्या किया कि जो आपके 8 फूल बचे, अब इन्हीं 8 फूलों में से हमने क्या किया, फिर से हर एक फूलदान में कितने फूल रख दिया, एक एक फूल रख दिया। तो हमारे पास हर एक फूलदान में कितने फूल आ जाएंगे, 3 फूल आ जाएंगे। यही इन्होंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है कि आप जो कम कर रहे हो नंबर 8, वो बार बार किस में से कम कर रहे हो, 24 से। तो 24 में से 8 हम तब तक कम करते जा रहे हैं जब तक हमारे पास 0 नहीं बच रहा है। ठीक, तो यही है आपका डिवीजन। चलते हैं हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर आपको गिवन है, एक फल विक्रेता 120 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का भाव कितना है, 120 रुपये, सेब बेच रहा है। एक ग्राहक ने उससे कितने सेब खरीदे, 4 किलो सेब खरीदे। तो ग्राहक ने फल विक्रेता को कितने रुपए दिए। ठीक, तो आपका 1 किलो सेब का प्राइस है 120, 1 kg। उसने कितने खरीदे हैं, 4 kg। तो अब वो 2 kg के लिए कितने देगा, 120 और देगा। 3 kg के लिए कितने देगा, 120 और देगा। और 4 kg के लिए कितने देगा, 120 और दे देगा। यानी उसने 120 को कितने टाइम ऐड किया है, 4 टाइम ऐड किया है। तो जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आंसर आएगा 0, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आंसर आएगा 8, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आंसर आएगा 4। तो आपको जो ग्राहक है वो कितने रुपए दे देगा दुकानदार को, 480 रुपीज़, यानी 480 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन गिवन है कि एक स्कूल ने एक समारोह के बाद अपने छात्रों को क्या बांटे, लड्डू बांटे। इसके लिए स्कूल ने कुल 556 लड्डू खरीदे और प्रत्येक छात्र को 2 लड्डू दिए तथा कोई भी लड्डू शेष नहीं बचा, यानी लड्डू की नंबर अब हमारे पास बची ही नहीं है। तो कुल कितने छात्रों को लड्डू मिले, इसे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं 556 में से सबसे पहले 2 लड्डू निकालेंगे और एक स्टूडेंट को दे देंगे। हमारे पास कितने लड्डू बचेंगे, 554 लड्डू। देन हम क्या करेंगे, अगेन इसमें से 2 लड्डू निकालेंगे और एक स्टूडेंट को दे देंगे। 4 में से 2 जाएगा, आंसर आएगा 2, 5 और 5। फिर हम क्या करेंगे, इसी में से हम 2 लड्डू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, और ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास लड्डू कितने ना बचें, 0 ना बचें। तो इसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर कितना है हमारे पास, 556 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से कर देंगे, क्योंकि हम सबको 2 लड्डूज ही बांट रहे हैं। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, किसको, 556 को। ठीक, तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, अगेन हम 5 लिख लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 गया 1, ये उतार लेंगे 16, 2 8 ज़ा 16, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 278, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि है आपकी ईवीएस की। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिख देना है, क्लास आपको गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिख देना है और रोल नंबर में आपको अपने क्लास का रोल नंबर लिख देना है। फैमिलीज कैन प्राइमरीली बी ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ फैमिली हमें बताए गए हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली कितने टाइप की हो सकती है। बेसिक रूप से हमारी 2 टाइप की फैमिली होती है। पहली जॉइंट फैमिली या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है, अ जॉइंट फैमिली इज वन इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन्स एट्सेट्रा ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। यानी एक ऐसा घर जिसमें आपके दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल यानी चाचा, आंट्स यानी चाची बुआ, कजिन्स यानी उनके बच्चे, आपके चचेरे भाई बहन, ये सारे लोग एक ही घर में रहते हैं। ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिलीज। इसके अलावा जॉइंट फैमिली आपकी कैसी होती है, जॉइंट फैमिलीज आर बिग फैमिली।
ठीक, बड़ा परिवार होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। गिवन है न्यूक्लियर फैमिली इज वन इन विच ओनली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर लिव इन द सेम हाउस। यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें आपके माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। कहाँ? एक ही घर में। ठीक, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है। चलते हैं अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ गिवन है व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन। अब आप कौन सी फैमिली में रहते हैं? अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जॉइंट। और अगर आप न्यूक्लियर में रहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर। ये आपकी फैमिली अपने हिसाब से हो। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये शीट दी हुई है, बोल रहा है फिल द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, हियर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। यानी ये टेबल आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग फिल करनी है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम ऑफ द फैमिली मेंबर अपने फैमिली मेंबर का नेम लिखना है। मेंबर्स रिलेशनशिप विद यू, आपके उस फैमिली मेंबर का आपसे क्या संबंध है आपको वो लिख देना है। नेक्स्ट है फिर योर रिलेशनशिप विद द मेंबर, और आप उसके क्या लगते हैं आपको ये लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है श्री संजीव कुमार, एक नेम दे दिया गया है। ये इसके क्या लगते हैं? जो भी कैंडिडेट इस शीट को भर रहा है ये उसके चाचा लगते हैं। अगर ये चाचा लगते हैं तो ये उसका क्या लगता है? भतीजा लगता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको अपने दादाजी का नाम लिख देना है। और ये आपके कौन है? तो ये आपके दादाजी हैं, यानी यहाँ पर आपको ग्रैंडफादर लिख देना है। अगर ये आपके ग्रैंडफादर हैं तो आप उनकी क्या हो गई? आप उनके ग्रैंड डॉटर हो गई या ग्रैंडसन हो गए, आपको यहाँ पर ये लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अपनी ग्रैंड मदर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको ग्रैंड मदर लिख देना है, और यहाँ पर आप अपनी ग्रैंड मदर की क्या हो गए? ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, या फिर आप उनके ग्रैंड चाइल्ड लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको फादर लिखना है, और आप अपने फादर के क्या हैं? सन या डॉटर, जो भी हैं आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट आपको मदर का करना है, मदर का नेम लिखना है। मदर का, तो यहाँ पे आपको मदर लिख देना है, और यहाँ पर क्या लिख देना है? सन या डॉटर या फिर चाइल्ड। ठीक, यहाँ पर सेम आपको ब्रदर का नाम, सिस्टर का नाम, कजिन का नाम, अंकल आंट, जो भी हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स में उनका नाम, और यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप, और आप उनके क्या लगते हैं यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। क्लियर? वन है हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हिज फादर्स फादर। यानी रमेश का अपने पिताजी के पिताजी से क्या संबंध है? ग्रैंडसन मैटरनल ग्रैंडफादर का, या फिर ग्रैंडसन पैटर्नल ग्रैंडफादर का, या नेफ्यू मैटरनल अंकल का, या फिर नेफ्यू अंकल। तो यहाँ पर आपको दो न्यू टर्म देखने को मिल रहे हैं, एक है मैटरनल, एक है पैटर्नल। तो मैटरनल एंड पैटर्नल क्या होते हैं? मैटरनल यानी जो आपकी मदर के साइड के रिलेटिव्स होते हैं, और पैटर्नल वो जो आपके फादर की साइड के रिलेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटरनल ग्रैंड मदर यानी आपकी नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी आपके नाना। इसी तरीके से पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी आपकी दादी जी। सेम अगर आपका दिया हुआ है मैटरनल अंकल यानी आपके मामा जी, मैटरनल आंट यानी आपकी मामी या फिर आपकी मासी, और अगर आपका पैटर्नल अंकल दिया है यानी आपके चाचा या फिर आपके ताऊ, और अगर आपका पैटर्नल आंट दिया हुआ है यानी आपकी चाची, आपकी बुआ और आपकी ताई जी। और यहाँ पर आपको नेफ्यू और अंकल दिया हुआ है, नेफ्यू यानी कि भतीजा, अंकल यानी कि चाचा। ठीक, तो यहाँ पर फादर के फादर की बात हो रही है, यानी यहाँ पर कौन हो गए? पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी हो गए, और अगर वो दादाजी हो गए तो वो क्या हो गया? वो अपने दादा का ग्रैंडसन हो गया, ग्रैंडसन यानी कि पोता हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज लीनाज मदर्स फादर रिलेटेड टू लीना। यानी लीना की मदर के फादर लीना से कैसे रिलेटेड हैं? तो लीना की मदर के फादर यानी उसके कौन हो गए? ग्रैंडफादर। लेकिन चूंकि ये मदर की साइड के ग्रैंडफादर हैं, इसलिए इनके पहले क्या लगा देंगे हम? मैटरनल ग्रैंडफादर। तो आपके अंकल नहीं होंगे, मैटरनल अंकल नहीं होंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आपके फादर्स फादर होते हैं।
आपके ये कौन हो जाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है, विभाग में आपको अपना सेक्शन लिख देना है और अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर भी इन्होंने आपको बताया है कि परिवार मूलतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो संयुक्त परिवार और दूसरा क्या है, एकल परिवार। ठीक, संयुक्त परिवार क्या होते हैं? तो संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन आदि सभी एक ही घर में रहते हैं। और एकल परिवार क्या होते हैं? एकल परिवार वे होते हैं जिनमें केवल पिता, माता और उनके बच्चे सभी एक ही घर में रहते हैं। यहाँ पर आपको ये फोटो भी दिख रही है और यहाँ पर आपको एक ये फोटो दिख रही है। यहाँ पर आपको ये दादी जी, दादाजी, ठीक है, मदर फादर, ताई चाची, चाचा और ये बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको मदर फादर और उनके 2 बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फैमिली कैसी होती है? तो ये फैमिली आपकी कैसी होती है? बिग होती है। ये फैमिली कैसी होती है? ये स्मॉल होती है। ठीक, यानी इसमें नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, इसमें नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कम होते हैं। यहाँ पर पूछा है आपसे, आप किस प्रकार के परिवार में रहते हैं? यानी अगर आपकी फैमिली में आपके वे केवल आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन रहते हैं तो आपकी परिवार कैसा हो गया? आपका परिवार हो गया एकल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एकल। लेकिन अगर आपके परिवार में आपके दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा बुआ और आपके चाचा चाची के बच्चे भी आपके साथ ही रहते हैं, तब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? संयुक्त। ठीक, ये आपके ऊपर है, तो आपका परिवार जो भी है आप उस आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। नीचे दिया हुआ है, निम्न तालिका को अपने परिवार के अनुसार भरिए। एक उदाहरण आपकी सहायता के लिए दिया गया है। ठीक, परिवार के सदस्य का नाम, यानी इस वाले फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अपने परिवार के सदस्य का नाम लिख देना है। फिर सदस्य का आपके साथ संबंध, यानी आपके परिवार का सदस्य आपके क्या लगते हैं? दादा लगते हैं, दादी लगते हैं, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, आपके जो भी लगते हैं आप यहाँ पर उस रिलेशन को लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, आपका सदस्य के साथ संबंध, आप उस सदस्य के क्या लगते हैं, यानी आप उसके पोता लगते हैं, पोती लगते हैं, भतीजा लगते हैं, भतीजी लगते हैं, भाई लगते हैं या बहन लगते हैं, बेटा लगते हैं या बेटी लगते हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप हो आप यहाँ पर इस टेबल को फिल कर देंगे। ये आपको खुद से करना है। हम अपने अगले क्वेश्चंस पर, यहाँ पर गिवन है, रमेश के पिताजी के साथ रमेश का क्या संबंध होगा? यानी पिताजी के पिताजी, यानी वो कौन हो गए? आपके दादा हो गए। तो नाती और नाना का रिश्ता नहीं होगा, कौन सा रिश्ता हो जाएगा? पोता और दादा का। ठीक, मामा और भांजा का भी नहीं होगा, भतीजा और चाचा का भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीना की माता जी के पिताजी कौन होते हैं? माता जी के पिताजी आपके नाना होते हैं, तो आपके ताऊ नहीं होते, मौसा नहीं होते, कौन होते हैं? आपके नाना होते हैं। ठीक, और दादा कौन होते हैं? ये आपके पिताजी के पिताजी होते हैं। तो आई होप ये शीट आपको एकदम क्लियर हो गई होगी।